क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसे शिकार बना रही हो? तो चलिए इस पूरे मसले को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प रूपक यानी मेटाफॉर का सहारा लेते हैं। देखते हैं कि कैसे इमोशनल बोझ काम करता है। तो बात कुछ ऐसी है कि कई बार जिसे हम अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, वही हमें जंगल के सबसे बड़े शिकारियों का आसान निशाना बना देती है। ये कैसे होता है? चलिए इसी आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं जो खुद को एक 700 पाउंड के भारी भरकम ग्रिजली भालू की तरह देखता है। एक ऐसा शिकारी जो सहानुभूति मतलब एम्पैथी में माहिर है और हर किसी का दर्द, हर किसी का बोझ अपने कंधों पर उठाकर चलता है। लेकिन सवाल ये है कि जब यही ताकत बड़े बड़े शिकारियों को अपनी ओर खींचने लगे, तब क्या होता है? क्या होगा जब ये ग्रिजली दूसरों का बोझ उठाना बंद कर दे और उन दैत्यों का सामना करे जो परछाई में छिपकर उसका पीछा कर रहे हैं? ठीक है, तो चलिए पहले दैत्य से मिलते हैं। ये है सामाजिक झुंड। ये हमारे सामाजिक दायित्वों, हमारी सोशल ऑब्लिगेशंस के बोझ को दिखाता है। अब ये जो शेर है, ये असल में जुड़ा है यूंग के पर्सोना वाले कॉन्सेप्ट से। पर्सोना यानी वो मुखौटा जो हम सब दुनिया को दिखाने के लिए पहनते हैं ताकि शांति बनी रहे और हम एक मददगार इंसान के तौर पर देखे जाएं। तो होता ये है कि जब ग्रिजली किसी एक इंसान का दर्द उठाने की कोशिश करता है, तो वो अनजाने में सिर्फ उस एक इंसान का नहीं बल्कि उसके पूरे सामाजिक झुंड का बोझ अपने ऊपर ले लेता है। और ये वजन 1000 पाउंड से भी कहीं ज्यादा हो सकता है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि ग्रिजली उस पूरे ग्रुप के सदमे और चिंता के बोझ के नीचे दबकर रह जाता है। जैसा कि कहा गया है, वो सिर्फ एक दोस्त की मदद नहीं कर रहा होता, वो तो पूरे परिवार का डिनर बन जाता है। चलिए अब दूसरे दैत्य की तरफ बढ़ते हैं, और ये वाला पहले से भी कहीं ज्यादा भारी है। ये है वंश का बोझ। तो ये जो हिप्पो है, ये असल में हमारे पैतृक आघात मतलब एंसेस्ट्रल ट्रॉमा के उस भारी भरकम अनदेखे बोझ को दिखाता है। वो सारी अनसुलझी बातें, वो सारा दर्द जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिससे हमारे माँ बाप और उनके भी माँ बाप कभी निपट नहीं पाए। जरा इस बोझ के वजन का अंदाजा लगाइए। 6000 पाउंड। इतना वजन उठाने की कोशिश करना ये तो नामुमकिन काम है। और अगर कोई इससे सीधे सीधे भिड़ने की कोशिश करे तो अंजाम क्या होगा? ये दैत्य अपने वजन से उसे नदी की तलहटी तक कुचल डालेगा। मतलब इंसान डिप्रेशन और लाचारी के गहरे अंधेरे में डूब जाएगा। और अब बारी है आखिरी और सबसे खतरनाक दैत्य की। एक ऐसा शिकारी जो बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही हमला करता है। ये है बाघ यानी हमारी परछाई। यूं के हिसाब से कहें तो द शैडो। ये हमारे खुद के वो हिस्से हैं जिन्हें हमने दूसरों का बोझ ढोते ढोते पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। और ये एक ऐसा माहिर शिकारी है जो हमारे भटके हुए ध्यान को ही हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ये बाघ सीधा ग्रिजली की सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला करता है, गर्दन का पिछला हिस्सा। और हमला भी कैसे? 1050 psi के जानलेवा दबाव वाले जबड़े से। क्योंकि ग्रिजली का सारा ध्यान तो बाहर की दुनिया पर, दूसरों पर लगा हुआ है। उसे ये अंदरूनी खतरा तब तक नजर ही नहीं आता जब तक कि बहुत देर न हो जाए। ये हमला नर्वस सिस्टम को ऐसे बंद कर देता है मानो किसी ने कोई स्विच ऑफ कर दिया हो। तो इन 3 बड़े बड़े दैत्यों का सामना करने के बाद सवाल ये उठता है कि ग्रिजली आखिर बचता कैसे है? क्या कोई रास्ता है? हाँ, इसका एक ही समाधान है, द डेथ रोल। ये एक तरह का मेंटल रीसेट है। इसका पहला कदम दूसरों के दर्द को पकड़कर रखना बंद करो। फिर उस बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल खुद को आजाद करने के लिए करो। और आखिर में पानी की तरफ वापस छलांग लगाओ, यानी अपने संप्रभु मन में। और फिर देखो कैसे ये दैत्य तुम्हारी ही गहराइयों में डूब जाते हैं। युंग का यही मतलब था जब उन्होंने कहा था कि भूगोल ही सब कुछ तय करता है। दूसरों की उम्मीदों की जमीन पर आप एक शिकार हैं, बोझिल और धीमे। लेकिन अपने मन के पानी में आप एक टॉर्पीडो की तरह हैं, तेज, सुरक्षित और पूरी तरह से नियंत्रण में। जमीन पर एक बेजान चेतावनी और पानी में एक किंवदंती। तो अंत में ये पूरी बात एक बहुत ही बुनियादी बदलाव पर आकर टिकती है, हमारे मकसद और हमारे नजरिए में बदलाव। ये समझना होगा कि हमारी ताकत हमारी खुद की रक्षा के लिए बनी थी, पूरी दुनिया का बोझ उठाने के लिए नहीं। ऐसा कोई जानवर नहीं होता जिसका काम सिर्फ उपयोगी महसूस करने के लिए दूसरों की समस्याएं सुलझाना हो।
जिस पल कोई दूसरों का दर्द ढोना बंद कर देता है, सब कुछ बदल जाता है। वो अपनी असली ताकत को फिर से पा लेता है। अब वो सिर्फ बोझ ढोने वाला जानवर नहीं रहता, वो एक किंवदंती बन जाता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, वो सबसे भारी हिप्पो कौन सा है जिसे अब पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है? सोचिएगा जरूर।